जय हिंद दोस्तों, उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। देखिए, जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना तो 30% आपकी पढ़ाई होती है और 70% आपका अभ्यास होता है। आप किसी किताब को 10 बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, किताब भी रट ली आपने, लेकिन अभ्यास नहीं किया तो दिक्कत होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, प्रश्न बहुत सरल होता है, उसके उत्तर, उसके जो विकल्प होते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं। कभी ऐसा होता है प्रश्न कठिन होता है लेकिन उत्तर बड़े, उसके जो विकल्प होते हैं बड़े सरल होते हैं। तो आपको देखना पड़ता है, ये एक वैज्ञानिक तरीका होता है पेपर सेट करने का। ठीक है ना, प्रश्न सरल दिए जाएंगे लेकिन उत्तर उसके में विकल्प ऐसे दे देंगे कि आपको वहाँ पर ना चाहते हुए भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। फिर कई बार ऐसा होता है कि इसमें गलती हो जाती है। तो ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज इसलिए है। देखिए, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल में क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इस तरह का जो कलेक्शन है यहाँ पे वो आप देख लीजिए, आपको कहीं और शायद ही मिले। मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन शायद ही मिले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विश्लेषण के बाद कई 100 प्रश्न पत्रों को अध्ययन करते हुए, पैटर्न देखते हुए और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये जीके के अंदर ये देखने के बाद निकाला जाता है। वर्तमान में क्या चल रहा है, अन्य राज्यों में क्या चल रहा है, और सेंट्रल लेवल के जो केंद्र की परीक्षाएं होती हैं उनमें क्या चल रहा है, किस तरह से पूछ रहे हैं, कहाँ से क्या निकाल के ला रहे हैं, यूपीएससी वाले किस पैटर्न पे चल रहे हैं। हालांकि यूपीएससी का मैं ये नहीं कर रहा कि मैं यूपीएससी के लेवल का बना रहा हूँ, यूपीएससी का अपना अलग स्तर है, अलग तरीका है, लेकिन वो कहाँ लेके जा रहे हैं क्वेश्चन को। तो ये सब चीज़ों की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये सीरीज़ जो है आपकी, जो अभी आगामी आपके उत्तराखंड पीसीएस द्वारा जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, आपका पटवारी, आपका वन आरक्षी, आपका सब इंस्पेक्टर, जितने भी होने वाले हैं, इसके अलावा आपका आगामी जो भी होंगे परीक्षाएं, इसके अलावा आपके यूपी की जो परीक्षाएं होती हैं, एमपी की जो परीक्षाएं होती हैं, हिमाचल की जो परीक्षाएं होती हैं, आपकी स्टेट में, सेंट्रल में आपका एसएससी की जो परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसीआईओ, जहाँ जहाँ भी जीके आती है, आपका इवन सीडीएस में जो आपके सिंगल वन लाइनर वाले क्वेश्चन आते हैं उनके लिए, वो सब चीज़ों में बहुत आपको इससे मदद मिलेगी। तो आपको ये श्रृंखला लगातार देखनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है कि बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है। आपको पहले पता होना चाहिए बराक नदी कहाँ बहती है। तो बराक नदी जो है आपकी ये आसाम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ बहती है। उसके बाद फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। क्या कहते हैं आप, तो आपको ये क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बराक नदी निकलती कहाँ से है। ठीक है, तो ये आपका मणिपुर नागालैंड बॉर्डर पे एक मणिपुर का गांव है, कोई लियाई कुल पे, वहाँ से निकलती है। तो ये आपका मणिपुर नागालैंड बॉर्डर से निकलती है किस्म से, जो थोड़ा सा मणिपुर की तरफ कोई है। ठीक है, ये दूसरी बात होती है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे, ये आपकी सेकंड, नॉर्थ ईस्ट की सेकंड लार्जेस्ट नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है नॉर्थ ईस्ट की, पूर्वोत्तर भारत की। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखने की इसकी सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियाँ हैं सोनई, इसकी सहायक नदियाँ हैं सोनई है, जीरी है, कटकल है। ठीक है, इसके अलावा आपको जांगा है, इसके अलावा लुंगई है, इधर इसकी सहायक नदियाँ हैं, लुंगई है। इसके अलावा तलावंग करके एक नदी है, और ये तलावंग है, इसी को हम कहते हैं ढालेश्वरी या ढालेश्वर। इसी को ढालेश्वर भी कहते हैं या ढालेश्वरी भी कहते हैं। तो ये इसकी इतनी सहायक नदियाँ हो गई, सोनई, जीरी, कटकल, जांगा, लोंगई, लुआबंग, जिसको हम ढालेश्वरी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर हमें मिल गया, इसकी सहायक नदी कौन है, ढालेश्वरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये आपको पता होगा। देखिए, आपकी कश्मीरी, खासी, उर्दू, ये तो पहले से ही थी। तो एकमात्र ये भाषा, एकमात्र आपकी सिंधी भाषा है यहाँ पर जिसको शामिल किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था, 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा।
ठीक है। तोल्कापियम क्या है? अगर आपने एनसीईआरटी या हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा जो आपका संगम काल था उसमें जो आपकी वहाँ पर 3 सम्मेलन हुए थे, संगम हुए थे, तो उसके जो अधिकतर ग्रंथ हैं वो अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक ग्रंथ है जो आपका तमिल ग्रामर से, तमिल व्याकरण से संबंधित है, वो है तोल्कापियम। ठीक है, तो ये आपका तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। ठीक है, और ये तोल्कापियर जो कवि थे, तोल्कापियर, उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है और तमिल के तीनों संगम भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर धाराओं को कौन सा जो तथ्य है वो महासागर धाराओं को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका आंसर आप सबको पता है, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बाकी सारे के सारे करते हैं। ठीक है, इनमें से पहला संघ शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें 100% घरों में नल कनेक्शन है? तो अगर आपने PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या और अखबार वगैरह पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि आपका गोवा राज्य और दमन, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, ये यूनियन टेरिटरी, इन्होंने घोषणा की थी कि ये, मतलब एक घोषणा करने का मतलब ये चीज़ हो गई थी, स्पष्ट हो गई थी कि इनके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या इनके जो क्षेत्र हैं जहाँ जिसके लिए जो जल जीवन मिशन चलाया गया है, उन क्षेत्रों में 100% यानी कि 100% हर घर में आपका नल कनेक्शन है। 100% घरों में आपका नल कनेक्शन आ गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 6वां, हाल ही में भारत ने अपना पहला दर्पण दूरबीन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहाँ स्थापित किया है? ये आप सबको पता होगा। ठीक है, ये किया है आपके देवस्थल, नैनीताल, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज जो है यहाँ लगाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, देवस्थल में, नैनीताल के अंदर, उत्तराखंड में। प्रारंभिक वैदिक काल में किस नदी के तट पर 10 राजन युद्ध हुआ था? ये भी आपको पता होगा, ये थी पुरुषनी नदी, जिसका आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसके बारे में वर्णन किया गया है, इसकी जानकारी वहाँ से मिलती है। विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? अभी क्या है, वर्तमान में 6 राज्य में है। ठीक है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है, इधर महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और आपका बिहार में है। नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1 2 3 4 5, अच्छा हाँ, यूपी में है। यूपी हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, इतने राज्यों में आपका है। तो इधर कौन सा बचा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शोला नामक शीतोष्ण वन कहाँ मिलते हैं? देखिए, समाचार में एक समय समाचार में बहुत रहे थे। ठीक है, तो ये आपके मिलते हैं, ये शीतोष्ण वन यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ये फॉरेस्ट तो नहीं है, ये ग्रासलैंड्स टाइप के हैं। तो ये मिलते हैं आपके नीलगिरी हिमालयाज में, नीलगिरी के पहाड़ों में। ठीक है, उसके बाद 10वां प्रश्न, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो जनहित याचिका की जो अवधारणा है वो ली गई थी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स से, US से। ठीक, पहली बात। अब भारत में कौन लेके आया इसको, ये दूसरा प्रश्न उठता है। तो भारत में आपके जस्टिस PN भगवती, इन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस किया इसे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, प्रश्न दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है, 167। ये कह रहा है कार्यों को परिभाषित किया गया है। उसके बाद आपका उत्तर है, अगला प्रश्न है, इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का स्थल कौन सा है? तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का इन्होंने एक्सपो हुआ, यानी कि सम्मेलन भी नहीं कहेंगे, एक मेला टाइप का कह सकते हैं,
वो हुआ जहाँ पर ये प्रदर्शन वगैरह करते हैं, तो वो स्थल कौन सा है आपको बताना है। तो ऐसे काम ज़्यादातर बेंगलोर में होते हैं, तो वो स्थल क्या है, बेंगलुरु है। और इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, बेंगलोर में है। एशिया कप 2022 को श्रीलंका से किस देश में स्थानांतरित किया गया। श्रीलंका की स्थिति बड़ी ख़राब थी, तो कहाँ स्थानांतरित करके ले गए, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अंतिम प्रश्न है, किस देश ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है। ऐसे काम जो है ये करता है आपका चाइना। ठीक है, तो ये आज के 15 क्वेश्चन थे। आज मैंने क्वेश्चन 20 से 15 इसलिए किए हैं कि आप लोग की प्रतिक्रिया उतनी नहीं मिल पा रही है। तो आप लोग बताइए, आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं। मतलब अच्छे का मतलब ये होता है, अच्छे तो नहीं, ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं आते तो अच्छे हैं, या मुझे आते हैं तो अच्छे नहीं हैं, या मुझे नहीं आ रहे तो बेकार हैं और मुझे आ रहे हैं तो अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं, या इनसे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं, न जाने किस रूप में कौन सा करंट अफेयर पूछ लें। तो आपको अभ्यास बराबर करना है और अधिक से अधिक मात्रा में देखना है। देखिए, मैं वीडियो छोटा रखता हूँ, आप इसको 2x की स्पीड में 1.5 1.7x जो भी आपको लगता है उसमें देखिए, तेज़ी के साथ देखिए, और अपना शॉर्ट अपना नोट्स बना लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन के में से फैक्ट निकाल कर, पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपको, और उस चीज़ को, अगर आपको वो चीज़ टॉपिक नहीं आता, जैसे टोलका पीएम के बारे में आया और तमिल संगम से संबंधित है, तो फटाक से उसको देख लिया, संगम काल को थोड़ा सा पढ़ लिया। तो ऐसे आपको रिवीजन करना है। इसका मतलब ये है कि आपको रिवर्स रिवीजन भी कराना है। तो ये, और ये सभी एग्ज़ामों के लिए लाभदायक है। ये यूके जो उत्तराखंड में होने वाले चैनल का नाम उत्तरांचल ज्ञानशाला है, लेकिन इसमें आपको जीएस करंट अफेयर से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसको अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए। और कुछ सुधार आपको लगता है होना चाहिए तो उसको भी बताइएगा। और बाकी क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करके अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।